आइए दोस्तों, शुरू किया जा रहा है आज बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर। और बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में हमारा विषय आज का होगा सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में आज हमारा चैप्टर शुरू होगा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में हम बात करेंगे पल्लव वंश, वातापुई चालुक्य या बेगु चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, कल्याणी चालुक्य वंश और चोल वंश। ऐसे हम एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में, तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज हमारा शुरू हो रहा है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों का जो इतिहास काल माना जाता है उसमें ये बताया जाता है कि दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश है 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के मध्य का जो समय है, यह दक्षिण के प्रमुख राजवंशों का इतिहास काल माना जाता है। तो जिसमें हम बात करेंगे पल्लव वंश की। पल्लव वंश की बात करेंगे तो पल्लव वंश का इतिहास काल शुरू होता है 575 ईस्वी से लेकर के 575 ईस्वी से लेकर के 897 ईस्वी, ये पल्लव वंश का शासन काल माना जाता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि आखिर में इनका इतिहास काल कैसे शुरू हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पल्लव वंश की स्थापना उस समय हुई थी जब सातवाहक वंश का पतन हो रहा था। मतलब सातवाहक वंश का पतन हो चुका था, हो रहा था और उसी समय पल्लव वंश की स्थापना होती है। तो पल्लव वंश कृष्णा नदी के, पल्लव वंश जो है वो कृष्णा नदी के, पल्लव वंश कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी के दक्षिण में। इस वंश ने अपनी राजधानी, मतलब पल्लव वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो राजधानी कांची को बनाया था। पल्लव वंश ने अपनी राजधानी कांची को बनाया था। जबकि पल्लव वंश की राजभाषा क्या बताई जाती है? संस्कृत बताई जाती है। पल्लव वंश की राजभाषा संस्कृत बताई जाती है। पल्लव वंश का पल्लव वंश का संस्थापक बप्पा देव थे। पल्लव वंश का संस्थापक बप्पा देव को माना जाता है। जबकि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। सिंह विष्णु को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। पल्लव शब्द का अर्थ जो होता है, पल्लव शब्द का जो अर्थ बताया गया है वह बताया गया है लता का वाचक। पल्लव शब्द का अर्थ लता का वाचक बताया
तो पल्लव शब्द का अर्थ लता का वाचक बताया जाता है। आगे शुरू करते हैं, आइए आगे शुरू करते हैं। इसमें पल्लव वंश ही चलेगा। तो देखिए पल्लव वंश के बहुत से ऐसे प्रतापी राजा हुए। एक राजा का नाम लेंगे सिंह विष्णु। सिंह विष्णु प्रतापी राजा थे, सिंह विष्णु। अब सिंह विष्णु का शासनकाल जो माना जाता है 575 ईस्वी से लेकर के 575 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक 600 ईस्वी तक माना जाता है सिंह विष्णु का शासनकाल। पल्लव वंश का प्रथम प्रमुख राजा ये थे प्रथम प्रमुख राजा कौन थे? सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु। ये इस वंश के प्रमुख राजा माना जाते थे। सिंह विष्णु जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी किसके थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी माने जाते थे। कौन? सिंह विष्णु। यह अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? अवनी सिंह की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो ये क्वेश्चन करता है कि अवनी सिंह की उपाधि किसने धारण की थी? तो अवनी सिंह की उपाधि सिंह विष्णु ने धारण की थी। आगे सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का एक कवि आता था। कवि कौन? कवि भारवी नाम का ये कवि रहते थे। किसके दरबार में? सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम के एक कवि रहते थे, लेखक रहते थे, जिसने किरातार्जुन की रचना की थी। भारवी किसकी रचना किए थे? किरातार्जुन की। किरातार्जुन की इन्होंने रचना की थी। किरातार्जुनियम किरातार्जुनियम की रचना इन्होंने की थी। आगे देखते हैं। थोड़ा कहीं मिस्टेक हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे विष्णु सिंह के ही शासनकाल में मल्लमपुर में मामल्लमपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। वराह मंदिर। किस मंदिर का निर्माण? वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। सिंह विष्णु एक प्रतापी शासक था। सिंह विष्णु क्या था? एक प्रतापी शासक। शासक इन्हें माना जाता है, प्रतापी शासक माना जाता है। इन्हें प्रतापी शासक माना जाता है, जिसने चेल चोल पांडव
चेर, चोल, पांडव, मलय, मालवा, मलय, मालवा, सिंघल वंश, सिंघल वंश, सिंघल वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। क्या किया था? पराजित किया था। यानी चोल, चेर, पांडव, मलय, मालवा, सिंह वंश के जितने राजा थे, कौन थे? राजा थे, ये सबको पराजित किए थे। इसीलिए कहा जाता है कि सिंह विष्णु पल्लव वंश का एक बहुत ही प्रतापी राजा माना जाता है या माना जाता था। आगे शुरू करते हैं। आइए आगे शुरू करते हैं। अब सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन का शासनकाल आता है। महेंद्र वर्मन, आइए महेंद्र वर्मन के बारे में जानकारी लेते हैं। महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन का जो शासनकाल है वह 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक, 600 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी तक माना जाता है महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल। महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल है। आइए शुरू करते हैं महेंद्र वर्मन के बारे में। तो सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम इसका उत्तराधिकारी बना था। किसका? सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी कौन बना था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी कौन बना था? महेंद्र वर्मन प्रथम बना था। यह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। यह एक महान कवि एवं संगीतज्ञ था। एक महान कवि भी था और संगीतज्ञ भी था। दोनों माना जाता है, कवि भी और संगीतज्ञ भी माना जाता है। महेंद्र वर्मन शुरुआत में जैन धर्म का अनुयायी था। ये शुरू में जैन धर्म को मानने वाला था। जैन धर्म को मानने वाला था। बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर इसने शैव धर्म अपना लिया था। कौन? शैव धर्म, मतलब ये शिव का उपासक बन गया। शिव का उपासक बन गया, यानी शिव का शैव धर्म का अनुयायी ये हो गया। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। आगे शुरू करते हैं। आगे देखते हैं। इसके शासन काल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था। किसके शासन काल में? महेंद्र वर्मन के शासन काल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया था। और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को इसने पराजित किया था। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। महेंद्र वर्मन किसकी रचना की थी? मत विलास प्रहसन। ये किसकी रचना है? ये महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रमुख रचना मानी जाती है और यह पल्लव वंश की प्रमुख भी रचना मानी जाती है। ये पल्लव
पल्लव वंश की ये प्रमुख रचना मानी जाती है, मत विलास प्रहसन। आगे इसने शैव संत अपार के प्रभाव से जैन धर्म को परित्याग कर शैव धर्म को अपनाया था। बात वही आई पिछले वाली कि तमिल संत जो थे उनके प्रभाव में आकर इसने शैव धर्म का अपनाया था। सेम टू सेम यही बात आई है महेंद्र वर्मन की प्रथम की यहाँ भी। तो आगे अगला शासक देखते हैं। हम परीक्षा की दृष्टि से मेन टॉपिक के पर चर्चा करेंगे, बस परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए। नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल 630 से लेकर के 630 ईस्वी से लेकर के 668 ईस्वी माना जाता है। किसका शासनकाल? नरसिंह वर्मन प्रथम का। अब इसमें देखते हैं, पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यही था। पूरे पल्लव वंश का, पूरे पल्लव वंश का शक्तिशाली शासक, पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम को माना जाता है। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय को इसने पराजित किया था। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे इसे पराजित कर नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसे पराजित कर? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोल्ड की उपाधि, वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। किसको हराकर? पुलकेशिन द्वितीय को इसने हराकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोल्ड की उपाधि इसने धारण की थी। कोल्ड की उपाधि धारण की थी। इसी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? महेंद्र सिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में चीनी यात्री, कौन? चीनी यात्री। चीनी यात्री कौन? चीनी यात्री हेंगसांग। हेंगसांग कहां पर आया था? कांची में आया था, जिसे कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। यानी चीनी यात्री हेंगसांग किसके शासनकाल में आया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ये कांचीपुरम में आया हुआ था। और हेंगसांग कब आया था? 641। चीनी यात्री हेंगसांग 641 ईस्वी में आया था। कहाँ? कांची में, कांचीपुरम में 641 ईस्वी में इसने प्रवेश किया था। साथ ही महाबलीपुरम, आगे देखते हैं। साथ ही महाबलीपुरम जो रथ का मंदिर है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। कहने का मतलब है महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण, रथ मंदिरों का निर्माण
किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या जो थी, रथ मंदिरों की संख्या जो बताई गई है वह मात्र 7 बताई गई है। कितनी बताई गई है? मात्र 7 बताई गई है। इन्हें ही सप्त पेगोंडा के नाम से जाना जाते हैं। इन्हें ही, ये रथ मंदिर जो है इसे ही सप्त पेगोंडा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं रथ मंदिरों को सप्त पेगोंडा के नाम से जाना जाता है, जिसकी संख्या 7 बताई गई है। इसने द्रविड़ शैली के जिस रूप का आरंभ उसे इसने द्रविड़ शैली के जिस रूप का आरंभ किया था उसे माललन शैली कहा जाता है। कौन सी? माललन शैली के नाम से जाना जाता है। माललन शैली के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली यानी द्रविड़ शैली का जो प्रारंभ हुआ था वो दक्षिण भारत ही में हुआ था। अब आगे बात करेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय की। नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात करेंगे। नरसिंह वर्मन द्वितीय कौन था? आइए शुरू करते हैं। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल 700 से लेकर के 700 ईस्वी से लेकर के 728 ईस्वी माना जाता है। किसका? 700 ईस्वी से लेकर के 728 ईस्वी तक माना जाता है नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल। इसका शासनकाल शांतिपूर्ण शासनकाल माना जाता है। शांतिपूर्ण शासनकाल माना जाता है। किसका? महेंद्र सिंह वर्मन द्वितीय का जो शासनकाल है वह बहुत ही शांतिपूर्ण माना जाता है और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता है। स्थापत्य कला का विकास, स्थापत्य कला का जो विकास हुआ था इसके शासनकाल में भरपूर देखने को मिलता है। यानी ऐसी ऐसी कलाकृतियों का निर्माण उस समय देखने को मिलता है। जैसे इसी में देखते हैं, जैसे मुक्तेश्वर मंदिर, जैसे में देखते हैं मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसे? इसी कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं मंदिरों के निर्माण से ही, किन मंदिरों? ये जो सारे मंदिर हैं इन्हीं मंदिरों के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। द्रविड़ स्थापत्य
स्थापत्य कला की शुरुआत। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत इसी मंदिरों से माना जाता है। किस किस मंदिर से? मुक्तेश्वर मंदिर से, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर से, कैलाश नाथ मंदिर से, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं सभी मंदिरों से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। आगे देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसी के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक, संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक कौन? दांडी जी। संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दांडी रहते थे और इन्होंने ही देश कुमार चरित किसने लिखा था? इसी दांडी जी ने लिखा था। देश कुमार चरित की रचना कौन किया था? दंडी महाराज ने किया था। यही दंडी महाराज ने संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में। और देश कुमार चरित दंडी की बहुत ही प्रमुख प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, जो संस्कृत भाषा में है। इसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय, इन्हीं शासकों के बाद नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन तृतीय क्या हुए? ये सब राजा हुए। यानी क्रम से इन्हीं के शासनकाल के बाद नंदी वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन तृतीय राजा क्रमशः होते गए। और इस वंश का अंतिम प्रमुख राजा, किस वंश का? नरसिंह वर्मन के शासनकाल के प्रमुख अंतिम राजा, प्रमुख अंतिम राजा या अंतिम शासक, अपराजित वर्मन को माना जाता है। और अपराजित वर्मन का शासनकाल जो था 879 ईस्वी से लेकर के 897 ईस्वी तक रहा अपराजित वर्मन का शासन काल। बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों, ये रहा हमारा
दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में पल्लव वंश का शासन काल। तो पल्लव वंश के शासन काल में आपने 2, 3, 4 राजाओं का मैंने जिक्र किया। अब अगली वीडियो में हम आपके सामने लेकर के आएंगे चालुक्य राजवंश। कौन सा लेकर के? चालुक्य राजवंश को लेकर के आएंगे अगली वीडियो में। चालुक्य राजवंश को लेकर के आएंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं, इसमें जो भी कहीं भी अगर मिस्टेक हुआ हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर हमें सूचना दें, परिचित कराएं, ताकि अगली वीडियो में इस चीज़ को हम सुधार सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।